हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मीट जे मास्टर क्लास। सो बेटा, हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया था एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया था। तो मैंने आप लोगों को मेरे बच्चों एनसीईआरटी में ही नोट्स बना के इस तरीके से कुछ पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। लाइव में मैंने पढ़ाया था, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करना जाके। तो बेटा, हमने यहाँ तक जो है मेरे बच्चों इस तरीके से हमने कंप्लीट किया था। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब 2-3 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो बाकी के जो अभी जो टॉपिक्स बचे हैं उनको मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को करवाऊंगी। आप लोगों को करना क्या है, सिंपली अपने कॉपी पेन उठाना है, या तो अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पे, या फिर एनसीईआरटी में ही मेंशन करते जाना चीजों को। ओके, विदाउट एनी फर्दर मोर डिस्कशन लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। तो मेरे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेफ्रॉन शोविंग ब्लड वेसल डक्ट एंड ट्यूब्यूल। मतलब कि अपन जो है नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हमारा जो नेफ्रॉन है वो किस किस से मिलके बना है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि नेफ्रॉन कंपोज्ड ऑफ टू मेन थिंग्स। क्या क्या होते हैं उसके अंदर? माल्फिजन कॉर्पसल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, माल्फिजन कॉर्पसल में आप लोग बात करेंगे बोमेंस कैप्सूल, और उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है, और ट्यूब्यूल में आपका क्या आता है? पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले। ये मिलके क्या बताते हैं मेरे बच्चों? नेफ्रॉन बनाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को वन बाय वन समझाने वाली हूँ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग पढ़ाती हूँ, देन हम एनसीईआरटी रीड आउट करेंगे कि भाई जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो मेंशन है कि नहीं है। चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, आप लोग देखिए थोड़ा सा ये मैं एक कप जैसा स्ट्रक्चर बना रही हूँ मेरे बच्चों। ठीक है, ये डबल वाल्ड होता है। ठीक है, इसको कप जैसे स्ट्रक्चर को मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं मेरे बच्चों बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये बात आप लोगों को पता है मेरे बच्चों? यस मैम, पता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि हमने रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मेरे बच्चों जिक्र किया था। ठीक है, तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि भाई जो रीनल आर्टरी है वो क्या बनाती हैं? फाइन स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, जिसको हम मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? इफरेंट आर्टरियोल। क्या बोलेंगे? सॉरी, एफरेंट आर्टरियोल। ये क्या है मेरे बच्चों? इफरेंट आर्टरियोल है ये। ठीक है, इनको किसने बनाया है? रीनल आर्टरी ने इनको फाइन स्ट्रक्चर्स की फॉर्म करा है, उसको हम बोल देंगे एफरेंट आर्टरियोल। ओके, अब मेरे बच्चों, रीनल आर्टरीज ने इनको बना दिया। अब ये वाला स्ट्रक्चर आपको पता है एफरेंट आर्टरियोल बन गया। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है मेरे बच्चों इस तरीके का, ये लो आप लोग जो देख पा रहे हैं, ये क्या होता है? नेटवर्क होता है मेरे बच्चों आर्टरीज का ही, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और आप इसको लिख भी सकते हैं, ये क्या होता है? नेटवर्क होता है किसका? कैपिलरीज का। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों? यस। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से निकलती हैं मेरे बच्चों इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, इफरेंट आर्टरियोल जो है वो ज्वाइन होती हैं रीनल वेन के साथ, जो ब्लड को क्लग करने में मदद करती हैं। तो ये क्या हो गए मेरे बच्चों? इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, आगे की बातें मैं आप लोगों को पूरा लेक्चर सुनना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया। ई फ्रंट, ए फ्रंट जो होती है मतलब कि ब्लड को लेके आने वाली, एंड ई फ्रंट है जो ब्लड को लेके जा रही, फिल्ट्रेट करने के लिए, फिल्ट्रेशन करने के लिए। और ये जो स्ट्रक्चर बना है मेरे बच्चों, ये क्या बना है? कैपिलरीज का नेटवर्क है, जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला है। और ये किसके अंदर एम्बेडेड है? बोमेंस कैप्सूल के अंदर, जो एक डबल वाल्ड कप जैसा स्ट्रक्चर है। अगर मेरे बच्चों मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई बोमेंस कैप्सूल और जो आपका ग्लोमेरुलस है, उसको हम कलेक्टिवली मालफिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पसल भी बोल सकते हैं। चलो अब इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे बच्चों, आप लोग जो है यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब मैं एक एक चीज लिखवाऊंगी, आप लोगों को बहुत ध्यान से लिखना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करेंगे एफरेंट आर्टरियोल की। तो एफरेंट आर्टरियोल के बारे में मेरे बच्चों आप क्या क्या लिख पाएंगे कि भाई एफरेंट आर्टरियोल मैंने आप लोगों को बताया, ये किसने बनाया है? आप लोग लिखेंगे यहाँ पे रीनल आर्टरी। पेज का साइज छोटा करना पड़ेगा तब अच्छा लिखा जाएगा। यस, ये क्या है? रीनल आर्टरी gives fine structures, फाइन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्टरियोल बोलते हैं। दूसरा आप इसके बारे में लिखेंगे कि भाई इनका जो डायामीटर होता है वो क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है,
वो क्यों होता है? देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि एफरेंट आर्टरियोल जो होती हैं, एफरेंट मतलब कि ब्लड लेके आई है, तो इन्होंने ब्लड लिया, ठीक है। तो ब्लड इनके अंदर जब आ रहा है तो मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है, ब्लड का वॉल्यूम का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। अब वहां पे ग्लोमेरुलस के अंदर गया है ब्लड, है ना। फिर उसके बाद में जाता है इफरेंट आर्टरियोल के अंदर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि डायग्राम में भी आपको पता चल रहा है कि इफरेंट आर्टरियोल का जो ल्यूमेन है, आप लोग बोलेंगे इफरेंट आर्टरियोल का जो डायमीटर है वो क्या है, स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू एफरेंट। तो भाई एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा है इफरेंट से, और इफरेंट का कम है किससे, एफरेंट से। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से आगे जाके फिल्ट्रेशन में मदद मिलेगी। तो आप लोगों को ये चीज बस याद रखनी है, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर लार्ज है, इफरेंट का डायमीटर जो है मेरे बच्चों, डायमीटर वो क्या है, स्मॉल है। यहाँ तक समझ में आया? चलो अब धीरे धीरे एक एक इसके पार्ट को हम जो है बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है मेरे बच्चों, ग्लोमेरुलस है। ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखवा चुकी हूँ। ग्लोमेरुलस क्या होता है, नेटवर्क होता है, नेटवर्क ऑफ आर्टरी, ठीक है, जिसको हमने ग्लोमेरुलस बोला है। ओके। और ये क्या है, एक डबल वाल कप जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हमने क्या बोला है मेरे बच्चों, बोमेंस कैप्सूल। और बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं मेरे बच्चों, पोडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपको मैं आगे समझाऊंगी कि पोडोसाइट है क्या और इनका क्या काम होता है। और आप लोगों से अगर पूछे कि बोमेंस कैप्सूल किसका बना है, तो आप लोग बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। किसका बना हुआ है, स्क्वेमस एपिथेलियम का बना हुआ है, ठीक है। अब मेरे बच्चों एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि भाई आपकी ये दोनों चीजें कौन कौन से, ग्लोमेरुलस एंड एज वेल एज आपका वुमेन्स कैप्सूल, ये दोनों मिलके मेरे बच्चों ये क्या बनाते हैं, इसको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, मेल्फिजियन। इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, मेल्फिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पसल। ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम क्लियर है। चलो अब हम आ जाते हैं आगे वाले पार्ट में। अब यहाँ पे आपको ये जो घुमावदार ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको नाम दिया गया है किसका, पीसीटी का। ये सब चीजें मेरे बच्चों अभी आप जैसे इनके नाम याद रखो और जो मैं लिखवा रही हूँ वो बात याद रखो, क्या काम है, ये सारी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगी, ठीक है। जैसे ही हमारा ब्लड फिल्टर होके आता है, जो फिल्ट्रेट होता है मेरे बच्चों, आगे जाके उसका रीअब्जॉर्प्शन होना होता है, ताकि हमारी जो काम की चीजें ब्लड के अंदर चली गई हैं उनको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर सके। तो वो सारे काम आपके पीसीटी, आपके डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट के अंदर होते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चों पीसीटी के बारे में आप क्या लिखेंगे कि भाई जो पीसीटी होती है इसके पास में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है इसके पास में, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं। अब आप सबको पता है कि भाई जहां पे भी माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं वो क्या कर देती हैं, स्पेस एरिया जो है ज्यादा प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन है चीजों का वो हो पाता है। तो यहाँ पे भी जो पीसीटी की सरफेस पे जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट है वो भी मेरे बच्चों क्या काम करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन में मदद करेंगी, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम का ही बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम क्लियर है। अब यहाँ पे इसका अगर मैं मेन काम बताऊं मेरे बच्चों, स्टार करके लिख रही हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का। किसका होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। और आप लोग बोलेंगे कि 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे होता है। 70 से 80% किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन भी मेरे बच्चों कहाँ पे हो जाता है, आपकी पीसीटी के अंदर हो जाता है, ठीक है। एक और काम आता है इसका कि भाई यहाँ पे ग्लूकोज जो है फुल्ली एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या लिखेंगे, ग्लूकोज इज फुल्ली एब्जॉर्ब, रीअब्जॉर्ब, सॉरी, रीअब्जॉर्ब हियर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम क्लियर हो गया। अब मेरे बच्चों हम बात करते हैं डीसीटी के बारे में। तो देखो डीसीटी क्या है मेरे बेटा, डीसीटी के अंदर कंडीशनल या फिर आप लोग बोलेंगे फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन चलता है। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि जो आपका फिल्ट्रेट आता है यहाँ पे उसमें जो अच्छी चीजें चली गई हैं उनको दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होता है।
तो यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल आपकी मतलब कि डीसीटी जो है वो क्या करेंगी, कंडीशनल, या आप उसका दूसरा नाम दे सकते हैं फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखने लायक क्या है कि भाई यहाँ पे आपका एडीएच और आपका एल्डिस्ट्रोन काम करता है, एडीएच और एल्डिस्टिरोन वर्क हेयर। बेटा मैं एनसीईआरटी के हिसाब से लिखवा रही हूँ ताकि आप एनसीईआरटी में लिख पाओ सारी चीजें। ठीक है, मैं इस तरीके से ही मेरे बच्चों को पढ़ाना पसंद करती हूँ। पहले डायग्राम्स को खोल के पढ़ते हैं, देन सारी चीजें हमें आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी। तो मेरे बच्चों अभी तक हमने बात कर ली है एफरेंट आर्ट्रियोल के बारे में, ईफरेंट आर्ट्रियोल के बारे में, हमने पीसीटी के बारे में पढ़ लिया, हमने डीसीटी के बारे में पढ़ लिया है। अब मेरे बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम हेनेल्स लूप बोलते हैं, उसके दो पार्ट आते हैं। एक आता है मेरे बच्चों आपका डिसेंडिंग लूप लिम ऑफ लूप ऑफ हेनेले एंड दूसरा आता है असेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनेले। तो सबसे पहले आप लोग डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनेले के बारे में लिखिए कि भाई ये क्या होती है, ये होती है मेरे बच्चों परमिएबल टू वाटर। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि मैम ये वाटर के लिए परमिएबल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे एक्वापोरेंस प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को अलाउ करते हैं यहाँ से जाने के लिए। सो आप लोग बोलेंगे कि दे हैव aquaporins which allows water। तो इसीलिए मेरे बच्चों परमेबल होती है किसके लिए, वाटर के लिए। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि जब ये वाटर के लिए परमेबल है, ये डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ फेनेले, तो ये इम्परमिएबल होगी किसके लिए, सोल्ट्स के लिए, इम्परमिएबल टू सोल्ट्स। ठीक है, यस मेरे बच्चों। अब आपको लिखना है असेंडिंग लिम लूप ऑफ फेनेले के बारे में। देखो मैं अलग अलग पेन से लिखवा रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं लगेगी। ठीक है, असेंडिंग लिम लूप ऑफ फेनेले के बारे में आप बारे में क्या लिखेंगे कि भाई देखो ये इसका उल्टा काम करती है, मतलब कि आपकी डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ फेनेले वाटर के लिए परमेबल थी, तो ये जो असेंडिंग वाली लिम है ये वाटर के लिए क्या हो जाएगी, इम्परमिएबल। तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा, इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, और ये वाला डिसेंडिंग लिम लूप ऑफ हेनेले क्या था, इम्परमिएबल था मेरे बच्चों सोल्ट्स के लिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, परमिएबल टू सोल्ट्स, है ना। क्या हो जाएगा ये, परमिएबल टू सोल्ट्स। अब यहाँ पे सोल्ट्स की परमिएबिलिटी है क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैरियर आयन चैनल है। क्या है, दे हैव कैरियर ion channels which allows exchange of क्या, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड आयंस। ठीक है, ये बात याद रहेगी, यस मैम जरूर याद रखेंगे। ओके बेटा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, चलो ये पहन लेते हैं, यस। अब मेरे बच्चों हम बात करेंगे कलेक्टिंग डक्ट क्या है भाई साहब। ठीक है, तो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में क्या लिखेंगे कि यहाँ पे भी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, दूसरी बात लिखेंगे कि यहाँ पे ओनली एंड ओनली एडीएच काम करता है। यहाँ पे क्या काम करेगा मेरे बच्चों, ओनली एडीएच काम करेगा। ओके, और आप कलेक्टिंग डक्ट के बारे में क्या लिख सकते हो कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो किससे बनी हुई है, बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो नेफ्रॉन से आती है उनसे मिलके आपकी कलेक्टिंग डक्ट बनी हुई है। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आगे के जो टॉपिक मेरे बच्चों जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन हो गया, फंक्शन जो है ट्यूब्यूल्स के वो समझ में आए, काउंटर करंट मैकेनिज्म समझ में आए। आप लोगों को एक और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है आपका रेगुलेशन है किडनी का, जिसके अंदर हम रास मैकेनिज्म वगैरह पढ़ते हैं। तो इन सब चीजों के एक एक पॉइंट जो मैंने लिखवाए हैं डायग्राम में वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने हैं बच्चों। आई होप आपने यहाँ तक लिख लिया होगा साथ साथ में। चलो अब यहाँ पे हमारा एक और पार्ट बच गया है, वो क्या है मेरे बच्चों, वासा रेक्टा के बारे में हमने इसमें से कुछ लिखना है। ठीक है, वासा रेक्टा क्या होती है, तो वासा रेक्टा आपने देखा होगा मेरे बच्चों कि
जो आपकी लिम्ब लूप ऑफ फेनेले है उसके पैरेलल में एक और चीज चल रही होती है वासा रेक्टा, और ये सारे काम जो है मेरे बच्चों आपको काउंटर करंट मैकेनिज्म में समझ में आएंगे। यहाँ पे आई थिंक मैं एक पॉइंट यहाँ पे लिखवाना भूल गई हूँ आप लोगों को, वो है मेरे बच्चों हेनेली लूप के बारे में। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि भाई साहब जो लूप ऑफ हेनेले होती है वो किसमें पाई जाती है, ओनली एंड ओनली मेटानेफ्रिक किडनी के अंदर मिलती है। किसके अंदर, मेटानेफ्रिक किडनीज के अंदर मिलती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाना होता है और यहाँ पे मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होती है मेरे बच्चों, ठीक है, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे होती है, ठीक है। आपकी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, आपकी पीसीटी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर होती है, ठीक है। तो अब मेरे बच्चों हम बात करेंगे कि भाई ये जो वासा रेक्टा है ये क्या है, ठीक है। तो वासा रेक्टा क्या होती है मेरे बच्चों, ये पार्ट है किसका, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का, इज अ पार्ट ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है, जो अराइज हुआ है, अराइज फ्रॉम इफरेंट आर्ट्रियोल। कहाँ से अराइज हुआ है, इफरेंट आपके आर्टेरियोल से, ठीक है। अब आप लोग बोले कि मैम ये पेरिट्यूबुलर जो आपने नाम लिखवाया है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, ये क्या होती है मेरे बच्चों, ओनली एंड ओनली आपके जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर पाई जाती है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में, ठीक है। ये आपकी जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होती है वो मैं बताने वाली हूँ, बस आप लोग एक बार लिख लो यहाँ पे कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है वो क्या है, ठीक है। आप लोग इसमें भी लिखेंगे कि ये ओनली फाउंड इन आपकी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। मेरे बच्चों हमारे थोड़ा सा आपको साउंडिंग में गाय भैंस की आवाज, बर्ड्स की चिरपिंग की आवाज सुनाई दे रही होगी, क्योंकि सड़क के आसपास हमारा घर है, तो इसलिए इग्नोर करना वॉइस को। तो मेरे बच्चों ये देखो कितना जो डायग्राम था हमने उसको कितने डिटेल में पढ़ लिया है। आपको सारे पॉइंट्स जो है मेरे बच्चों एनसीईआरटी में मेंशन कर लेने हैं, ठीक है। चलो अब हम वन बाय वन लिखते हैं। देखो चलो पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। ये वाला डायग्राम क्या है, ये दिखाया गया है मेरे बच्चों एफरेंट आर्टरियोल का। एफरेंट आर्टरियोल, इसमें आप लोग इसका डायामीटर देख रहे होंगे कितना ज्यादा है। तो एफरेंट आर्टरियोल का डायामीटर जो होता है मैंने ऑलरेडी लिखवाया है, वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और ई फ्रंट का जो आपका डायमीटर है वो क्या होता है मेरे बच्चों, कम होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जब एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आती है मेरे बच्चों फिल्ट्रेशन के लिए, तो वहां पे ब्लड क्या होता है, ज्यादा होता है ना। फिर जब वो ग्लोमेरुलस आपके बोमेस कैप्सूल में जाता है, फिल्ट्रेशन वगैरह चलती हैं, तो फिर वो सारी चीजें जो हैं आपका ब्लड लेके कौन जाती है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ताकि वहां ये अच्छे से फिल्ट्रेशन करवा सके, है ना, ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो है ब्लड का अमाउंट जो होता है थोड़ा सा कम होता है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होने की वजह से ये आपके आगे की प्रोसेस फिल्ट्रेशन वगैरह चल पाती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने मेरे बच्चों कुछ पॉइंट्स और लिखे हुए हैं। वो क्या लिखे हुए हैं आप देखेंगे कि इसमें एक आपको जिक्र सुनाएगा एक वर्ड का, जिसका नाम क्या है, अभी अभी मैंने बताया आपको, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, एंड एक आपका आता है कोर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। तो वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे। तो पहले चलो यही वर्ड देख लेते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। पहले मैं लिखवा देती हूँ, फिर हम एनसीईआरटी रीड करेंगे कि जो हमने लिखा है वो एनसीईआरटी में है कि नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है इसके बारे में क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, आप लिखेंगे कि जो आपकी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होती हैं वो कितना होती है परसेंटेज में, अगर हम बात करूँ 15 से 20% होती है ये, ठीक है। लेंथ जो होती है इनकी, लेंथ किसकी, लूप ऑफ फेनेले की, इसमें क्या होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। वासा रेक्टा मेरे बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट रहती है, क्या होता है, वासा रेक्टा इज प्रेजेंट हियर, ओके। और ये मेरे बच्चों क्या करती है, वेरी मच रोल जो है प्ले करती है किसके अंदर, कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए। सो प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। आप लोगों को आई थिंक याद रहेंगी चीजें। दूसरे हम लिख लेते हैं मेरे बच्चों कोर्टिकल नेफ्रॉन्स के बारे में। किसके बारे में, कोर्टिकल नेफ्रॉन्स के बारे में, ठीक है। तो देखो कोर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं, कोर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं बेटा, का परसेंटेज में बात करूँ तो ये ज्यादा होते हैं नंबर में 80 से 85%, ठीक है।
दूसरा लेंथ ऑफ लूप ऑफ एनएलए, जो लेंथ है मेरे बच्चों लूप ऑफ एनएलए की, वो क्या है, शॉर्ट है। और आपकी जो जक्स्टा मेडुलरी होती है उनके अंदर क्या होती है, लूप ऑफ एनएलए की लेंथ जो होती है वो लंबी होती है। ठीक है। वासा रेक्टा यहाँ पे मेरे बच्चों क्या होती है, अब्सेंट होती है। ठीक है। और मेरे बच्चों यहाँ पे हमने अभी जैसे एक पॉइंट पढ़ा था कि पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिख पाएंगे पेरिट्यूबुलर ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट हेयर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लूप ऑफ एनएलए जो है उसकी लेंथ छोटी है, वासा रेक्टा यहाँ पे अब्सेंट है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये ज्यादा हेल्प नहीं करती यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए। सो आप लिख सकते हैं दे डू नॉट हेल्प इन मेकिंग कंसंट्रेटेड यूरिन सो मच। आई थिंक आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी बेटा। नोट्स बना रही हूँ, थोड़ा सा जल्दी मुझे पढ़ाना है ताकि आप लोगों को बोरिंग भी ना लगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है। यस बच्चा पार्टी। तो ये सब हमने लिख लिया मेरे बच्चों, हमने किसके बारे में लिख लिया है, कोर्टिकल एंड आपके जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स के अंदर। ठीक है। अब हम एक बार एनसीईआरटी से रीड करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो मैम ने आप लोगों को पढ़ाया है वो यहाँ पे मेंशन है कि नहीं है। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल कप स्ट्रक्चर, जिसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं। डबल वॉल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है, विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, क्या होता है उसके अंदर, ग्लोमेरुलस। और मैंने आप लोगों को बताया कि ग्लोमेरुलस क्या है, नेटवर्क है मेरे बच्चों, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ठीक है। ग्लोमेरुलस अलोंग विद बोमेंस कैप्सूल। अब हमने बात करी किसकी, जब भाई आपका बोमेंस कैप्सूल और आपका ग्लोमेरुलस एक साथ अगर हम इनको बोलना चाहें, एक नाम देना चाहें, तो आप लोग बोल देंगे क्या, मेल्फिजियन बॉडी या रीनल आपकी कॉर्पसल। ठीक है। यही बात एनसीईआरटी ने लिखी है। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज, अब ये जो ट्यूब है मेरे बच्चों आगे तक कंटिन्यू करेगी फर्दर टू फॉर्म ए हाईली कोल्ड नेटवर्क, एक नेटवर्क बनाती है, कोल्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, या आप लोग उसको बोल सकते हैं क्या मेरे बच्चों, पीसीटी। ठीक है। ये वाला जो डायग्राम आप देख रहे हैं कोल्ड स्ट्रक्चर बनाया है ये वाला, इसको हमने क्या बोल दिया है, पीसीटी बोल दिया है। पीसीटी का फंक्शन मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ। अब आगे आता है ए हेयर पिन शेप हेनेल्स लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। अब दूसरा पार्ट क्या आता है, एक हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर आता है जिसको हम हेनेल्स लूप बोलते हैं, और उसके दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग पार्ट होता है, एक होता है मेरे बच्चों असेंडिंग लिम्ब होती है। ठीक है। अब क्या है, द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज, अब असेंडिंग लिम्ब जो है वो कंटिन्यू करेगी और क्या बनाएगी, और हाईली कोल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएगी जिसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल या डीसीटी। ओके। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स। अब आप लोग यहाँ पे एक बात देखिएगा कि बहुत सारी डीसीटी, द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, many of which converge and open into renal pelvis through medullary pyramids in the calyces। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, द मेल्फिजियन कॉर्पसल। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखने वाली क्या है, द मेल्फिजियन कॉर्पसल, मेल्फिजियन कॉर्पसल मतलब कि आपका बोमेंस कैप्सूल एज वेल एज आपका ग्लोमेरुलस, आपका पीसीटी एंड आपका डीसीटी जो है नेफ्रॉन का, वो कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, कोर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, कोर्टेक्स वाले रीजन में। कोर्टेक्स कौन सा होता है, आउटर पार्ट होता है। ठीक है। वेयर एज आपका लूप ऑफ एनेली जो है मेरे बेटा डिप होता है किसके अंदर, मेडुला के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है। आपकी मेल्फिजियन कॉर्पसल मतलब कि आपका बोमेंस कैप्सूल, आपका ग्लोमेरुलस, आपकी पीसीटी, आपकी डीसीटी जो है सिचुएट करेंगी कोर्टिकल रीजन ऑफ द नेफ्रॉन, और बाकी आपका जो लूप ऑफ एनेले है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेडुलरी रीजन के अंदर प्रेजेंट होगा। इन मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, अगर हम मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स की बात करें तो जो लूप ऑफ एनेले है वो शॉर्ट होता है, एक्सटेंड करता है ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। उस तरीके के नेफ्रॉन्स को मेरे बच्चों कोर्टिकल नेफ्रॉन बोला जाता है। ये पॉइंट्स मैं आपको सिंप्लीफाई करके पॉइंट्स के रूप में लिखवा चुकी हूँ। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कोर्टिकल नेफ्रॉन। इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ एनेले जो है लॉन्ग होता है, जो रन करता है डीप मेडुला के अंदर, और इन नेफ्रॉन्स को हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन भी बोलते हैं। द efferent arteriole emerging from the glomerulus, यही मैंने आप लोगों को बताया था जब डायग्राम मेरे बच्चों हमने बनाया था आपका बोमेंस कैप्सूल का, इस तरीके से है ना, बोमेंस कैप्सूल बनाया था ना। चलो दोबारा बनाते हैं।
ये कप जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सही बनाते हैं। ओके, तो ये आपका एफरेंट आर्टरियोल था, ये आपका क्या था, ग्लोमेरुलस था, एंड ये था मेरे बच्चों आपका इफरेंट आर्टरियोल। तो क्या लिखा हुआ है, द इफरेंट आर्टरियोल, अब यहाँ पे लिखा है द इफरेंट आर्टरियोल, जो आपकी इफरेंट आर्टरियोल है मेरे बच्चों, वो इमर्ज हुई है कहाँ से, ग्लोमेरुलस से, आप लोग देख पा रहे हैं। फॉर्म्स ए फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूबुल, जिसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं। यही मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपकी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है क्या, ए माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क रल पैरेलल टू द हेनस लूप फॉर्मिंग ए यू से वासा रेक्टा, वासा रेक्टा absent और हाईली रिड्यूस जो होती हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर। यही सारी बातें मेरे बच्चों में पॉइंट्स की फॉर्म में लिखवा चुकी हूँ। आई होप आप लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स या कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो मेरे बच्चों, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगला जो लेक्चर आएगा मेरे बच्चों, वो आएगा यूरिन फॉर्मेशन के ऊपर, और आपके जो बाकी के टॉपिक्स हैं मैं सारे इसी तरीके से बहुत अच्छे से कवर कराऊंगी। फिर उसके साथ में हम 500 प्लस जो पूरे चैप्टर के क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो भी मैंने आप लोगों को अभी तक लिखवाया है वो आप लोग एक बार चेकआउट कर लो। जिस बच्चा ने नहीं लिखा है, पहली बार लेक्चर देख रहा है, तो मेरे बच्चे में एनसीईआरटी मैंने इसी तरीके से पढ़ाई हुई है। आप लोग एक बार प्रीवियस लेक्चर चेक करना प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मेरे बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।